Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Mohammad Sadayan here and you're watching Study with Usaid. लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल पढ़ा और उसके फंक्शन देखे और वैक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स देखी. टुडे वी आर गोइंग टू समराइज दिस चैप्टर बिकॉज वी आर हियर विद द लास्ट टू टॉपिक्स, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस. प्लास्टिड जो है ना, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एल्गल सेल्स. सिर्फ ये अल्जाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. एनिमल्स के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं होती, ना ही फंगल सेल्स के अंदर इस तरह की कोई चीज होती है, क्योंकि ये सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जिन्होंने अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करनी है, अपनी खुराक खुद बनानी है. नंबर 2, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज. इसका काम सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं है. प्लास्टिड्स फूड भी स्टोर करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. द फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट इन द सेल. यानी कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स का मुख्तलिफ फंक्शन है. ओवरऑल अगर प्लास्टिड का फंक्शन देखा जाए तो इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड. ये दो फंक्शन है. अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है. इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी कहा जाता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम एंड डीएनए. डीएनए सर्कुलर होगा और राइबोसोम 70 स्ट्रैटबर्ग वाला होगा, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया गया. टाइप्स. प्लास्टिड की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली हमारी बुक्स तो 3 लिखती हैं, मगर एक प्रोप्लास्टिड भी होती है. प्रोप्लास्टिड जो कि इसकी एक तरह से अर्ली स्टेज होती है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती. मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड वो प्लास्टिड जिसका कोई फंक्शन स्पेसिफिक ना हो या जो डिफरेंशिएटेड ना हो, उसको हम प्रोप्लास्टिड कहते हैं. प्रो का मतलब होता है प्राइम या फर्स्ट. जो पहले सबसे पहले जो शक्ल में प्लास्टिड हो उसको प्रोप्लास्टिड कहते हैं. यानी कि प्रोप्लास्टिड नंबर 1 टाइप. प्रोप्लास्टिड इज यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड. ये यंग होगा यानी कि अभी इसने ग्रो करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा. एक तरह से हम कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड. नंबर 2, डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स. जो प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वहां ये डिवाइड और रीडिवाइड करता है ताकि डेवलप कर सके. नंबर 3 पे मे डेवलप इनटू ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. ये ल्यूकोप्लास्ट में भी ग्रो कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट में भी और क्रोमोप्लास्ट में भी. मगर ये चीज डिपेंड करती है कि किस में ग्रो करेगा, किस चीज के ऊपर, एक्सपोजर ऑफ लाइट के ऊपर. अगर तो लाइट से एक्सपोजर हो तो शायद ये क्लोरोप्लास्ट में ग्रो कर जाए, मगर अगर लाइट से एक्सपोजर ना हो और सेल का जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो ल्यूकोप्लास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, यानी कि फूड स्टोरेज की तरफ, तो ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा. और अगर वो थोड़ा सा पिगमेंटेड हो सेल का जो कंटेंट है, तो जो प्रोप्लास्टिड होगा वो क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा. अच्छा बच्चों, इससे अगली जो चीज है वो ये है कि जो प्लास्टिड की 3 मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी? वो है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट तो बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड है. ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर बेसिकली कलरलेस. व्हाई दे आर कलरलेस? दे आर कलरलेस बिकॉज दे डोंट कंटेन एनी पिगमेंट. कोई पिगमेंट नहीं होता इनके अंदर, इसलिए ये कलरलेस होती हैं. फाउंड इन रूट्स, स्टेम एंड सीड्स. रूट्स जड़ों के अंदर या तने के अंदर, या आप दूसरी चीज कह सकते हैं बीज के अंदर. अब रूट्स और सीड्स जो हैं ये तो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि इन पे तो एक्सपोजर ऑफ लाइट होता ही नहीं. इसलिए ल्यूकोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से तब बनेगा जब एक्सपोजर ऑफ लाइट बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, और इंट्रासेलुलर कंटेंट फेवर कर रहा हो कि जो प्लास्टिड बनना है उसने आगे फूड को स्टोर करना है, फिर ल्यूकोप्लास्ट बनेगा प्रोप्लास्टिड से. नंबर 2, इनकी शेप क्या होगी? दे में बी ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर, स्फेरिकल और ऑफ सम अदर शेप. नंबर 3, व्हाट दे डू? दे स्टोर फूड. दे स्टोर फूड, ये सिर्फ खाने की स्टोरेज करते हैं. अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट की बिना आगे 3 किस्म इकसान है जो कि मुख्तलिफ चीजों को या मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं. नंबर 1 इज अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट को स्टोर करता है स्टार्च को, नशास्ते को स्टोर करता है. नंबर 2 इलायोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट लिपिड्स को स्टोर करता है.
नंबर 3 प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट नाम से जाहिर है कि ये प्रोटीन को स्टोर करता है। सो दीज आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंटेड प्लास्टिड होता है, यानी कि पिगमेंटेड प्लास्टिड कितने होंगे? पिगमेंटेड प्लास्टिड 2 होंगे, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के पार्ट्स को कलर देता है अदर देन ग्रीन, यानी कि आपने किसी फ्रूट का कलर देखा या किसी भी आपने फूल का कलर देखा, वो ग्रीन नहीं था, वो पिंक हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो ऑरेंज हो सकता है। वो क्यों होता है? ये कलर क्यों आते हैं? ये कलर इसलिए आते हैं क्योंकि क्रोमोप्लास्ट होता है उनमें। क्रोमोप्लास्ट का जो मेन काम है वो है क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू प्लांट्स अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जो कलर प्लांट्स के पास होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं, इसलिए इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। नंबर 2, इट इज प्रेजेंट इन पेटल्स एंड राइपन फ्रूट। पके हुए फल के अंदर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि हर पके हुए फल का जो कलर होता है वो अलग होता है, मगर हर कच्चे फल का कलर जो होता है वो ग्रीन सा होता है, ग्रीन सा होता है। ग्रीन सा इसलिए होता है कि जो कच्चा फल हो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, मगर जो फल पूरी तरह पक जाए उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होगा। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन। ये कैसे? ये ऐसे है कि एक एनिमल गुजर रहा था एक फील्ड के अंदर से, उसने देखा कि कुछ पत्ते जो थे या कुछ फूल जो थे वो बड़े दिलकश से लग रहे थे, मतलब कि किसी का कलर रेड था, किसी का ब्लू था, किसी का पिंक था, उसने उनको खा लिया, उसने उनको खा लिया। अब जो सीड्स थे वो उसके पेट के अंदर चले गए, सीड तो डाइजेस्ट हो नहीं सकते। अब जहां भी जितनी दूर भी वो जाएगा उधर जाकर वो फीसिस करेगा, फीसिस करेगा तो फीसिस के अंदर उसके सीड भी गिरेंगे। अब फीसिस एक नेचुरल तौर पे खाद है, तो वहां पे उसके वो सीड ग्रो करने लग जाएंगे, इसलिए सीड डिस्पर्जन में भी हेल्प होती है और इंसेक्ट्स पोलिनेशन में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स अगर होंगे तो वो इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट को अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो ये आपको स्फेरिकल टाइप दिखेगा, इररेगुलर स्फीयर दिखेगा या इलिप्टिकल शक्ल दिखेगी, मगर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला क्लोरोप्लास्ट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कॉइड है, डिस्कॉइड, एक डिस्क की मानित स्ट्रक्चर है इसका क्लोरोप्लास्ट का। नंबर 2, इट इज ग्रीन इन कलर। इसका कलर ग्रीन था, क्यों? इसके अंदर वो पिगमेंट पाए जाते हैं जो प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं, मतलब कि अगर स्टेम का कलर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, लीव्स का कलर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अच्छा, डायामीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी बुक ने लिखा, सिर्फ पीटीबी ने लिखा है, डायामीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ऑलमोस्ट 4 to 6 माइक्रोमीटर, 4 to 6 माइक्रोमीटर। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, स्मूथ होने के साथ साथ फ्रीली परमिएबल भी होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की तरह क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में भी सुराख होते हैं, सुराख। इन सुराख को बेटा जी हम कहते हैं पोरिंस। ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसी तरह सुराख होंगे आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, इनको हम कहेंगे पोरिंस। दे अलाउ आउटर मेम्ब्रेन टू बिकम फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल होती है, क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को तो ये इजीली गुजरने देगी, लार्जर मॉलिक्यूल थोड़ा सा रिलक्टेंट होंगे इसमें से गुजरने के लिए, उनके लिए यहां पर चैनल प्रोटीन्स होंगी जिससे वो गुजरेंगे अंदर। अच्छा, नंबर 3, इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल एंड रिच इन प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना बेसिकली वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे बेस्ड होती है, यानी कि वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाली जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसी मेम्ब्रेन है, और ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स को गुजरने देगी। आयंस जो होंगे वो डिफिकल्टी फील करेंगे व्हाइल पासिंग इनर मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इट इज रिच इन प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर रिच होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, इधर से हम देखते हैं, ये जो थी ये थी आउटर मेम्ब्रेन, ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है ये थी इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ना ये एक खाली जगह या स्पेस है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। अच्छा बच्चों, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन एक फ्लूइड को सराउंड कर रही है, जिसमें मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट बनाए हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, वेयर डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस।
चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। ये है स्ट्रोमा जहां पे डार्क रिएक्शन होते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बनाए हैं ये एंजाइम्स भी हो सकते हैं, राइबोसोम्स भी हो सकते हैं। ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाए हैं ये डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, जो कि स्ट्रोमा के अंदर डिस्पर्स होगा या एम्बेडेड होगा। अच्छा, ये आप रेड कलर के ना एक चीज देख रहे हैं कि कॉइनुमा शक्ल के या ढक्कन के जैसे ये डिस्क है जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है और ये एक दूसरे के ऊपर लग लग के एक ढेरी बना रहे हैं, ढेरी स्टैक ढेरी बना रहे हैं। कॉइनुमा स्ट्रक्चर जो कि एक ढेरी बना रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरी ढेरी को हम ग्रैनम कहते हैं, सिंगुलर ग्रैनम। और अगर बहुत ज्यादा हो यानी कि एक है तो ग्रैनम, अगर 3 हो तो ग्रैना। इस तरह के बहुत ज्यादा होंगे स्ट्रोमा के अंदर। ये ग्रैनम जो होते हैं ना, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड क्या होता है? थाइलाकोइड एक डिस्क नुमा शक्ल की मेम्ब्रेन होती है। अब थाइलाकोइड को अगर मैं देखूं तो ये एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा। ये ल्यूमन होता है। ल्यूमन का मतलब होता है खाली जगह। ये थाइलाकोइड के अंदर ल्यूमन होता है और बाहर उसकी मेम्ब्रेन होती है। इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और यही इस वजह से ये जो थाइलाकोइड्स हैं इनका कलर ग्रीन होता है। बच्चों इधर तो मैंने रेड बना दिए क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था, मगर हकीकत ये ग्रीन इन कलर होते हैं, ये ग्रीन इन कलर होंगे। अगली बात, ये तो हो गए स्मॉलर थाइलाकोइड्स जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर ढेरी लगा के ग्रैनम बनाया। अब हमारे पास लार्जर थाइलाकोइड्स हैं। लार्जर थाइलाकोइड्स का फंक्शन क्या है? लार्जर थाइलाकोइड्स का फंक्शन है कि दे कनेक्ट टू ग्रैना। ये दो ग्रैना को आपस में मिलाते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक से 2 लाइंस बनाई है ना, ये एक लार्जर थाइलाकोइड है। इसका हकीकतन कलर ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट सा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। स्मॉलर थाइलाकोइड कंटेन्स क्लोरोफिल बट लार्जर थाइलाकोइड डज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। अगली बात, ये तो होगा ग्रैनम जो कि एक थाइलाकोइड से बना होता है, और ये होगा स्ट्रोमा, ये था इंटरग्रैनम। 20 to 50 थाइलाकोइड अगर आपस में एक ढेरी बनाएंगे तो फिर एक ग्रैनम बनेगा। 20 to 50 थाइलाकोइड्स। नंबर 2, 40 to 60 ग्रैना यूजुअली पाए जाते हैं किसके अंदर? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फंक्शन क्या है? इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अगर वो आपसे ये पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा सेल को कौन एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, यू हैव टू से क्लोरोप्लास्ट। पर ये सिर्फ प्लांट्स और एल्गल सेल्स की बात हो रही है कि प्लांट्स और एल्गल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर कोई फूड या एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है देन इट इज क्लोरोप्लास्ट। Because of this function, because of supply of food, because of synthesis of food, chloroplast is also called kitchen of the cell. इसको kitchen of the cell भी कहा जाता है। Next organelle is nucleus. Nucleus is the most important and most prominent organelle of a eukaryotic cell. Prokaryotic में ऐसी कोई organelle नहीं होती। It is most prominent and most important. इसको center of the cell भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के ज्यादातर फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में देखें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को एज एन ऑर्गेनल डिस्कवर किया। उसको कैसे पता चला इसका? बच्चों जब उसने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना एक सेल को, तो उसको दिखा कि एक सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड पार्टिकल है जो कि स्फेरिकल है बाज़ और बाज़ किसी और शेप का है। उसने कहा ये जो डार्कली स्टेन्ड पार्टिकल है जिसका कलर डार्क है, पूरे सेल से मुख्तलिफ है और वो प्रोमिनेंट है, यानी कि वो दिख जाता है, ज्यादा नुमाया है, उसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की इसकी। इट इज विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। जो सेल डिवाइड ना हो रहा हो उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस विजिबल होगा। जो सेल डिवाइड हो रहा हो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे। नंबर 4, सेंट्रल इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में तो क्या होता है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है
जिसकी वजह से न्यूक्लियस को किनारे की तरफ धकेल दिया जाता है। मगर एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल एक्सेप्ट टू टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि उनका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसको भी पेरिफेरल साइड की तरफ पुश कर दिया जाता है। और नंबर 2 एडिपोज सेल्स, एडिपोज सेल्स जिनमें लिपिड्स जाकर स्टोर होते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में नहीं पाया जाता, उसको धकेल दिया जाता है पेरिफेरल साइड की तरफ। अच्छा, अब न्यूक्लिएटेड सेल वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाए, न्यूक्लिएटेड सेल वो होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाए। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब है जिसके अंदर न्यूक्लियस ना पाया जाए, कोई न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर। उनके अंदर हमारे पास मेच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं और सीव ट्यूब सेल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं। मेच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल ममेलियन सेल्स के अंदर भी कहते हैं कि आरबीसी नहीं पाया, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता ममेलियन सेल की, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, जो कैमल होता है ना उसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। दोबारा मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मगर जो मैमल होते हैं उनके आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मैमल के आरबीसी के अंदर एक्सेप्ट कैमल, कैमल के रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मोनोन्यूक्लिएटेड जिनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। थर्ड वन मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐसे सेल जिनके अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनमें स्केलेटल मसल सेल हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल में पाए जाएंगे, और ओस्टियोक्लास्ट हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स, तो ओस्टियोक्लास्ट है, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब न्यूक्लियस को जब देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स थी। इसके स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, और जो पहला पार्ट होगा न्यूक्लियर इनवेलप, वो जो डबल मेम्ब्रेनस था। उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म, उसके अंदर जो फ्लूइड पाया गया। न्यूक्लियोलाई, बच्चों न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड पार्टिकल था जो कि नॉन मेम्ब्रेनस था, उसको न्यूक्लियोलाई कहा गया। और उसके बाद क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। अच्छा बच्चों, तो न्यूक्लियर इनवेलप क्या है? न्यूक्लियस बेसिकली सेपरेटेड होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ इट्स मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है या न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है वो आउटर इनवेलप और इनर इनवेलप पे मुश्तमिल होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। आउटर इनवेलप या आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होगी या उसके साथ जुड़ी होगी, जुड़ी तो नहीं होगी, कंटिन्यूअस आप कह सकते हैं, कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 जो इनर इनवेलप है ना, जो अंदर वाली इनवेलप है, सराउंड न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस का कंटेंट जो है, न्यूक्लियस का सैप जो है उसको सराउंड करती है और उसको इनक्लोज करती है, उसको ढांपती है, इनर इनवेलप। अब इनर इनवेलप और आउटर इनवेलप कई जगहों पे एक साथ मिल जाते हैं और वहां पर सुराग से बन जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स के पास एक न्यूक्लियर पोरिन प्रोटीन होती है। न्यूक्लियर पोर्स जहां पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन साथ में जुड़ गई, वहां पे बन गए न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर्स के पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम न्यूक्लियर पोरिन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स की वजह से न्यूक्लियर पोर्स जो है दे एक्ट एज अ गेटवे फॉर द एंटरिंग ऑफ मटेरियल इनटू न्यूक्लियस, जैसे कि लिपिड्स, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लियस के अंदर सिग्नलिंग की मदद से एंटर होते हैं, वो भी न्यूक्लियर पोरिन से गुजरेंगे। यानी कि न्यूक्लियर पोरिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाती है। इन्हीं पोर्स की मदद से हमारे पास राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम जो होंगे वो न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे साइटोप्लाज्म की तरफ। अच्छा, अब इन न्यूक्लियर पोर्स की तादाद डिफरेंट करती है, मतलब कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल हो, डिफरेंशिएटेड सेल वो होगा जिसका फंक्शन स्पेसिफिक हो, जिसको पता हो कि मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स और डिफरेंशिएटेड सेल, उनके अंदर पोर्स होंगे 3 to 4 पर सेल। मगर अनडिफरेंशिएटेड बच्चों, जिनको फंक्शन ही ना पता हो कि हमने फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, यानी कि ह्यूमन का एग सेल जिसका अभी कोई फंक्शन नहीं है, जिसने अभी डेवलप करना है, वो अनडिफरेंशिएटेड होगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोर्स होंगे, मतलब कि 30,000 पर सेल अप्रोक्सीमेटली। अच्छा बच्चों, अगली चीज आती है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है, जैसे सेल के अंदर का फ्लूइड है साइटोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट यानी कि शफाफ और सेमी फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड सॉलिड भी नहीं है और यानी कि पूरा का पूरा लिक्विड भी नहीं है। एक सेमी शक्ल है, उसकी दरमियानी शक्ल है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान। नंबर 2, इट कंटेन्स आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स जो होंगे वो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज होंगे। प्रोटीन्स वेरियस किस्म के होंगे, कोएंजाइम्स होंगे इसी तरह। अच्छा, अगली बात है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक तो होगा न्यूक्लियोसोल, यानी कि न्यूक्लियस का जो यानी कि साइटोप्लाज्म था न्यूक्लियस का, वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोसोल। न्यूक्लियोसोल या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये क्या चीज है? न्यूक्लियोलस के अंदर एक रफली स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल को, न्यूक्लियोलस के अंदर के मटेरियल को और न्यूक्लियोप्लाज्म को कोई मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं करती, यहां कोई मेम्ब्रेन नहीं। इट इज डार्कली स्टेन्ड। डार्कली स्टेन्ड का मतलब है कि डार्क से कलर का होता है, ये डार्क से कलर का होता है और प्रोमिनेंट होता है, नजर आ जाता है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन इट। न्यूक्लियोलाई वो जगह है जहां पे आरएनए बनता है, जहां पे आरएनए बनता है। अगली बात, इसके दो रीजन होते हैं या दो एरियाज होते हैं न्यूक्लियोलाई के। वन इज पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, यानी कि किनारों की तरफ जो ग्रैनुलर एरिया है, एंड द अदर वन इज सेंट्रल फिब्रल एरिया, जो कि सेंटर के अंदर एरिया है। जो कि पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया ना बच्चों, उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम के सब यूनिट्स। जो सेंट्रल फिब्रल एरिया है उसके अंदर आरडीएनए और आरआरएनए होते हैं, यानी कि सेंट्रल फिब्रल एरिया के अंदर एक हैवी मोलेकुलर, यानी कि जो हाई मोलेकुलर वेट पोजेस करता हो, हैवी मोलेकुलर वेटेड राइबोसोमल डीएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है। और किनारों की जानिब ग्रैन्यूल्स होते हैं किसके? राइबोसोमल सब यूनिट्स के। क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। इसको राइबोसोम सिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइबोसोम सिंथेसाइज या असेंबल न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, या मोर स्पेसिफिक न्यूक्लियोलाई के अंदर ही होते हैं, मगर ये फंक्शनल कहां होते हैं या एक्टिव कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जाके। असेंबल न्यूक्लियोलाई में होंगे, इसके बाद पोरिन से गुजर के ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे और वहां जाके एक्टिव होंगे और प्रोटीन के सिंथेसिस करेंगे। अच्छा, अगली चीज हमारे पास क्रोमैटिन। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो ना, डिवाइड ना कर रहा हो, तो नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन बनता है हमारे पास। क्रोमैटिन क्या होता है? बेसिकली एक गुच्छे टाइप होता है, अगर आप इसको देखें। नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन दो तरह का होता है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। इसकी इस चैप्टर में कोई तफसील नहीं है या एलैबोरेशन नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ याद रखना, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन इज ऑफ टू टाइप्स, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। जब डिवाइडिंग स्टेज में होना सेल, तो ये क्रोमैटिन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि क्रोमैटिन जो थे वो आपस में इंटरमिंगल हो गए या मिल गए या कंबाइन हो गए, उन्होंने क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। डीएनए और हिस्टोन के बने होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया हुआ है इधर। इसमें अगर आप ब्लू वाला देखें ना, ब्लू वाला, तो बच्चों ये एक बाजू की मानत दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाजू। और क्रोमोसोम के बाजू ये जो ब्लू से बने हैं इनको क्रोमैटिड कहा जाता है, क्रोमैटिड। और जो ब्लैक में आपको जो दरमियान में दिख रहा है ब्लैक में, इसको हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसी ब्लैक डॉट के साथ आपको दो जानिब, यानी कि दोनों जानिब एक और डॉट दिख रहे होंगे, जो कि आमतौर पे इसकी बैक साइड में, मगर बैक साइड पे इधर हम बना नहीं सकते क्योंकि ये एक 2D बोर्ड है और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो 3D है। तो जो रेड कलर के डॉट्स बनाए हैं मैंने इसकी साइडों पे, इनको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है बच्चों? जब तो सेल डिवीजन हो रही होती है, जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं वो बेसिकली सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे जाके अटैच होते हैं और फिर वो उनको सेपरेट करते हैं।
यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पर मौजूद होते हैं। यह है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगली चीज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस के दो ही फंक्शन हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, कि इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड नंबर 2 इट कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये सेल की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और सेल की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, जो कि हेरिडिटी की वजह से सेल के अंदर आई होती है। अच्छा, क्रोमोसोम्स कितने होंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इसमें से बहुत कंफ्यूजन आता है। मैन के अंदर डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल या नॉर्मल सेल या सोमैटिक सेल, उसके अंदर 46 होंगे। चिंपैंजे के अंदर 48, अनियन के अंदर 16, फ्रॉग के अंदर 26, पोटैटो के अंदर 48। चिंपैंजे जो होता है वो एक बंदर की शक्ल का, मगर बंदर से थोड़ा सा बड़ा जानवर होता बंदर जैसा ही है। अच्छा, ये हो गए डिप्लॉइड सेल के अंदर या सोमैटिक सेल के अंदर। अब हैप्लॉइड के अंदर या जर्म सेल्स के अंदर या स्पर्म या एग सेल्स के अंदर कितने होंगे। जर्म सेल्स के अंदर बच्चों वो होंगे इसके हाफ, एन नंबर। अच्छा, यानी कि इसका हाफ कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे जर्म सेल्स आ जाएंगे। जर्म सेल्स कितने होंगे, वो होंगे मैन के अंदर 23, चिंपैंजे के अंदर 24, अनियन के अंदर 8, फ्रॉग के अंदर 13, पोटैटो के अंदर 24। इसी तरह ही जो हमारे पास हाउसफ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, उसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 8 होंगे, मगर उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे हैप्लॉइड सेल्स के अंदर, वो होंगे 4। इसी तरह बच्चों हमारी पीटीबी की बुक के ऊपर और भी लिखे हैं, वो भी आप याद कर लें। इसी तरह हमारा ये चैप्टर जो था सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, ये इधर इख्तिताम पजीर होता है। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिएगा इधर नीचे कमेंट्स में, या इंस्टा पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।